हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो इससे माँ और बच्चे पर क्या असर पड़ता है, बच्चे के विकास में क्या दिक्कत होती है, बच्चे का विकास ठीक से होता भी है या नहीं होता है, ये जो थायराइड की परेशानी है ये कितनी तरह की होती है, इसका इलाज क्या होता है। बहुत सारे थायराइड से रिलेटेड सवाल जिनका जवाब आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में जानने से पहले आपका थायराइड और थायराइड हार्मोन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। थायराइड एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड होता है जो आपके गले के आगे के हिस्से में मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड मेनली दो हार्मोन सीक्रेट करता है, T3 एंड T4, और कलेक्टिवली इन दोनों हार्मोन को थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये जो हार्मोन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो कब कैसे कहाँ यूज करना है उनको ये कंट्रोल करते हैं। ये हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि हमारी हार्ट बीट को भी। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH हार्मोन सीक्रेट होता है। यह एक रेगुलेटरी हार्मोन है और वो थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 को रेगुलेट करता है। अगर T3 और T4 की वैल्यू ज़्यादा होगी यानी कि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जो TSH हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि जब किसी केस में अगर T3 और T4 की वैल्यू कम हो जाती है यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स को बनाना कम कर देता है तो ऐसे केस में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वैल्यू बढ़ जाती है। इन शॉर्ट अगर समझें तो अगर आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि T3 और T4 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी कि जो थायराइड है वो ओवर एक्टिव है, वो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और इसे हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर किसी केस में आपको TSH की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है इसका मतलब है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम कर रहा है। T4 और T3 की वैल्यू कम होती है और इस केस को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि TSH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हाइपोथायराइडिज्म क्यों है और अगर कम है तो हाइपरथायराइडिज्म क्यों है। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो हमने अब तक ये जान लिया कि जो थायराइड डिसऑर्डर है वो दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। ये जो थायराइड डिसऑर्डर है ये माँ और बच्चे दोनों को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में जब फीटस यूट्रस में होता है तो 12 वीक्स के बाद यानी लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद वो खुद का थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, लेकिन उससे पहले वो माँ पे डिपेंडेंट रहता है और जो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 12 वीक्स तक हो जाता है और तब तक जो बेबी है वो मदर से ही अपनी डिमांड पूरी करता है। तो अगर मदर का थायराइड इम्बैलेंस होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे असर करेगा। तो जो थायराइड ग्लैंड है इसका काम प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस समय मदर का जो थायराइड वैल्यू है उसका बैलेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में जो हाइपोथायराइडिज्म है ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा इसके केसेस देखने को मिलते हैं। हम दोनों के बारे में एक एक करके समझेंगे। पहले हाइपोथायराइडिज्म को समझते हैं। हाइपो नाम से ही पता चल गया, अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा, जहाँ की थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रेशन कम हो रहा है तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। इसके कॉमन काजेज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हाशिमोटो डिजीज। यह एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें बॉडी की जो अपने ही इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के सेल के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। इससे थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है और इसे ग्वाइटर कहते हैं। आयोडीन की डिफिशियंसी भी इसका एक कारण है, लेकिन इस समय सब लोग आयोडीन रिच सॉल्ट ले रहे हैं तो रेयरली आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से थायराइड देखने को मिलता है। लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस की वजह से भी थायराइड में प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आपको कोई हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन चल रही है तो इसके ओवर रिस्पॉन्स की वजह से भी पेशेंट में हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है, या फिर किसी तरह की थायराइड सर्जरी हुई हो तो ऐसे केस भी हो सकते हैं।
कुछ मेडिसिन्स पेशेंट खाते हैं जैसे लिथियम, उसकी वजह से भी हाइपोथायरायडिज़्म की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से माँ और बच्चे में क्या-क्या परेशानी हो सकती है। मदर में अगर देखें तो मदर स्लो रहती है, मतलब कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगाती है, थकान, सुस्ती, कमज़ोरी, एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस, मसल क्रैम्प, ड्राई स्किन, प्री-इक्लैम्सिया, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन में कमी, मतलब वो किसी भी काम को बहुत कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाती हैं। मिक्सेडिमा, हार्ट डिजीज, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। हाइपोथायरायडिज़्म में जो सिम्पटम्स आते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रेगनेंसी में होने वाले जो सिम्पटम्स हैं उनके काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो इसके कारण से डायग्नोसिस में कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। बच्चे का अगर देखा जाए तो बच्चे का जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। इन्फेटाइल मिक्सेडिमा, लो बर्थ वेट, स्टिल बर्थ, मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम होती हैं। डिलीवरी के बाद जो बच्चा होता है उसका आईक्यू लेवल कम होता है। कुछ केसेस में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी देखा गया है। तो बच्चे के ब्रेन के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर लेवोथायरॉक्सिन देते हैं जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन T4 की तरह होता है और यह प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सेफ होता है। इसको लेने से आपको डायरिया, वोमिटिंग, इचिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब हम जानते हैं हाइपरथायरायडिज़्म के बारे में। हाइपरथायरायडिज़्म में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, इतना तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। तो T4 की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता है कि काफ़ी पर्याप्त मात्रा में T4 का फॉर्मेशन हो चुका है, तो जो TSH है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यह मेनली ग्रेव्स डिजीज के कारण होता है और यह भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके कारण मदर में फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट होती है, सेकी हैंड होता है, वेट लॉस होता है, यहाँ तक कि जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेट गेन होता है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। हार्ट फेल्योर का रिस्क रहता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर प्लेसेंटल एब्रप्शन जैसी प्रॉब्लम होती है। एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हाइपरथायरायडिज़्म की, वो है थायराइड स्टॉर्म। इसमें थायराइड हार्मोन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें पेशेंट को फीवर, डायरिया, डिहाइड्रेशन, रैपिड इरेगुलर हार्टबीट जैसी प्रॉब्लम होती है। सीवियर केस में पेशेंट शॉक में चला जाता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। पर ये कंडीशन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। हाइपरथायरायडिज़्म की वजह से बच्चे में थायराइड की प्रॉब्लम, ग्वाइटर, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, लो बर्थ वेट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपरथायरायडिज़्म की वजह से बेबी में प्री टर्म बर्थ, ग्वाइटर, लो बर्थ वेट, थायराइड प्रॉब्लम, मिसकैरेज और स्टिल बर्थ हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर एंटीथायरॉक्स मेडिसिन देते हैं जिससे थायराइड हार्मोन कम बने। इस मेडिसिन से एलर्जिक रिएक्शन जैसे रैशेज और इचिंग हो सकती है। थोड़ा बहुत जो मेडिसिन है वो बेबी में भी ट्रांसफ़र होता है मदर के थ्रू। डॉक्टर आपको लोएस्ट पॉसिबल डोज देते हैं जिससे बेबी तक भी वो ज़्यादा नुकसान ना करे और आपका भी जो हार्मोन का लेवल है वो बैलेंस रहे। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान, वीकनेस लग रही है, भूख नहीं लग रही है, स्किन पे रैशेज पड़ रहे हैं, जॉन्डिस जैसे सिम्पटम्स दिख रहे हैं, गले में सूजन हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो डॉक्टर ऐसे केस में मेडिसिन को बंद करके आपको थायराइड के कुछ पार्ट्स को निकालने की सलाह सर्जरी के थ्रू दे सकते हैं। मेडिसिन लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मेडिसिन को सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना है और इसको खाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक अगर आप कुछ ना खाएं तो बेहतर होगा। अगर आप इसे खाने के साथ लें तो फिर आपका जो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है और आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसे आप खाने के साथ ना लें। प्रेगनेंसी में कुछ एंटी एसिड मेडिसिन्स चलती हैं जिन्हें डॉक्टर खाली पेट बोलते हैं खाने के लिए, तो इन दोनों मेडिसिन्स में भी आप गैप रखें। आयरन कैल्शियम भी प्रेगनेंसी में चलता है, कुछ लोग का सवाल होता है कि आयरन कैल्शियम चलता है तो उसके साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो बिल्कुल आपको नहीं लेना है। तो इसे आपको खाली पेट जितनी जल्दी हो सके सुबह आप ले लें, उसके बाद ही आप नाश्ता करें।
तो आपको वीडियो से इतना पता चल गया होगा कि जो थायराइड हार्मोन है उसका बैलेंस रहना आपके लिए और आपके बेबी के लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर आप पहले से डायग्नोस्ड हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपकी मेडिसिन को रेगुलर लेना है और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी जो थायराइड प्रोफाइल है उसको चेक कराना है, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आपको ऐसे पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार प्रिकॉशन के तौर पे आप डॉक्टर से मिलकर अपना थायराइड प्रोफाइल चेक करा लें कि कहीं आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर थायराइड की शुरुआत होती है तो सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं कि आपको देख के उसका पता लगाया जा सके। अगर आपने पहले थायराइड की जांच नहीं कराई है, पहले कोई प्रॉब्लम भी नहीं रही है, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, आपको पता चलता है, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको पता चला कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो आप एज अर्ली एज अपने सारे रूटीन टेस्ट करा लें ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दवाइयाँ समय से शुरू की जा सके और आपके बच्चे के डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अगर आपको रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया, कोई परेशानी नहीं है, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन अगर रिपोर्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम निकली है तो रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, बिना डॉक्टर से बात किए अपनी मेडिसिन को आप बंद ना करें। डॉक्टर 1 से 2 महीने पे या फिर 3 महीने पे पेशेंट की कंडीशन और जिस डोज की मेडिसिन चल रही है उसके हिसाब से इस टेस्ट को रिपीट कराते हैं और आपकी जो डोज है उसको चेंज करते रहते हैं। तो जो एक बार आपको डोज शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको वही डोज लेते जाना है, वो रिपोर्ट के हिसाब से चेंज होती रहती है। रेगुलर आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।